हेलो एंड वेलकम टू पढ़ लो इंडिया, अ यूनिक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अमित और आप मेरे साथ कवर कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के चैप्टर्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस वीडियो में हमारे लिए सीखने के लिए क्या क्या है। चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, चैप्टर 8। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इसका मतलब समझेंगे, जानेंगे साथ साथ कि ग्लोबल कॉमन्स का मतलब क्या होता है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या क्या होती हैं। साथ ही साथ हम इंडिजिनस पीपल के राइट्स के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इन सब चीज़ों का। साथ ही साथ देखेंगे कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स चले हैं दुनिया में और उसके बारे में कुछ बातें सीखेंगे। इंडिया का स्टैंड क्या है इन्वायरमेंट को लेके, वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे डील कर रही है जो इन्वायरमेंटल इश्यूज और कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं बार बार, उन सब के बारे में इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। थ्रूआउट द वर्ल्ड कल्टिवेबल एरिया इज barely expanding anymore and a substantial portion of existing agricultural land is losing fertility। तो पूरी दुनिया में जो कल्टिवेबल एरिया है, जहां हम अपना फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं और जहाँ पे अन्न उगाते हैं हम, वो एरिया जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। देखिए, लैंड जो है एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो उसकी लिमिट जो है हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, जहां उससे ज्यादा हम उस एरिया को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। यानी कि इससे ज्यादा अगर हम फॉरेस्ट काट दें और पहाड़ों को तोड़ दें तो उसके बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सिंस इट इज अ लिमिटेड रिसोर्स, तो हमें उसी को यूज करना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो रिसोर्स, जो लैंड हमारे पास उपलब्ध है, उसकी भी फर्टिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ग्रासलैंड्स हैव बीन ओवरग्रेज्ड एंड फिशरीज ओवर हार्वेस्टेड, यानी कि जो हमारे चारागाह हैं दे हैव बीन ओवरग्रेज्ड बाय एनिमल्स, जो हम एनिमल रेयरिंग का जो काम करते हैं और साथ साथ जो फिशरीज हैं उनको हमने ओवर हार्वेस्ट कर लिया। और इसलिए आप देखेंगे अक्सर कई बार न्यूज में आता है कि बहुत सारी नदियों में या समुद्र में जो है वो फिशिंग पर बैन लगा दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, ताकि वो रीपॉपुलेट वहां पर जो फिशेज हैं वो अपने आप को कर सकें। Water bodies have suffered extensive depletion and pollution, severely restricting food production। साथ ही साथ जो वाटर बॉडीज हैं हमारी, जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, इस तरह की चीजें जो है वो उनके अंदर बहुत ज्यादा जो पोल्यूटेंट्स हैं वो धीरे धीरे जा रहे हैं और इसकी वजह से वो पोल्यूटेड भी हो रही हैं और डिप्लीट भी हो रही हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं जिसमें हम बात कर रहे थे। According to Human Development Report 2006 of the United Nations Development Program, UNDP जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, तो अगर आप अपने आंसर में मेंशन कर रहे हैं UNDP, तो एक बार अगर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और फिर ब्रैकेट में आप इस तरह से करके UNDP यूज कर सकते हैं। एक बार आपको पूरा नाम लिखना होगा और उसके बाद अपने आंसर में आप इस तरह से उसका अब्रिविएटेड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.2 billion people in developing countries have no access to safe water and 2.6 billion have no access to sanitation, resulting in the death of more than 3 million children every year। यानी कि देखिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी 2006 की UNDP की, उसका क्या मानना था कि जो 1.2 बिलियन पीपल हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एटसेट्रा, इस तरह की जो कंट्रीज हैं, वहां पर एक्सेस नहीं है सेफ ड्रिंकिंग वाटर का 1.2 बिलियन पीपल को, एंड 2.6 बिलियन पीपल हैव नो एक्सेस टू सैनिटेशन, यानी सैनिटेशन का एक्सेस नहीं है 2.6 बिलियन लोगों को। और इस वजह से क्या हो रहा है कि हर साल लगभग 3 मिलियन चिल्ड्रन आर डाइंग। Natural forests, which help stabilize the climate, moderate water supplies and harbor a majority of the planet's biodiversity on land, are being cut down and people are being displaced। तो जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं, हमें पता है कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें टिम्बर मिलता है, वी गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम फॉरेस्ट, वी गेट ऑक्सीजन जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो ये सारा नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो, क्योंकि इतनी फास्ट पेस तरीके से हम इनको डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि लोग भी डिस्प्लेस हो रहे हैं और जो लैंड है वो भी खराब होता जा रहा है। द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये एक अलग कारण है। अगर हम नेचुरल फॉरेस्ट है उनको कट डाउन कर देते हैं तो जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जीन पूल है स्पीशीज का,
वो कम होता जा रहा है या कहीं कहीं पर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया क्योंकि हमने फॉरेस्ट ही काट दिया, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट उस बायोडाइवर्सिटी को, उस जीन पूल को सस्टेन करता था। A steady decline in the total amount of ozone in the Earth's stratosphere, commonly referred to as ozone hole, poses a real danger to ecosystems and human health. Now, हम अक्सर सुनते हैं कि ओजोन होल के बारे में बात होती है, न्यूज़ में होता है, किताबों में पढ़ते हैं। ओजोन होल क्या है? एक्चुअली ये कोई होल नहीं है। बेसिकली क्या है? थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। हमारे अर्थ के ऊपर जो ओजोन लेयर है वो थिन होता जा रहा है क्योंकि हम बहुत तरह के प्रोडक्ट्स यूज, एरोसोल्स जो यूज करते हैं, जैसे आपके डिओड्रेंट में होता है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और इस वजह से ओजोन लेयर जो है वो थिनिंग ऑफ ओजोन को हम कहते हैं ओजोन होल। तो वो हो रहा है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में। और इसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज है, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज है, उसको ओजोन जो लेयर है वो रोक देती है अर्थ पर आने से। Coastal pollution too is increasing globally. Although the open sea is relatively clean, the coastal waters are becoming increasingly polluted, largely due to land-based activities. तो देखिए, अब लोगों को ये लगा कि ठीक है, नदियाँ जो हैं उनका वो लिमिटेड स्पेस में ट्रैवल करती हैं, उनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर होता है। सो लोगों ने ये सोचा कि अगर इफ वी डिस्चार्ज आवर ऑल वेस्ट, जो भी हमारा पोल्यूटेंट है, हम सब समुद्र में डाल दें, बिकॉज 2/3 of earth is water, largely oceans. तो अगर वहां पर हम pollutants डाल दें तो शायद ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस कि जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, जो ओपन सीज है, यानी जो सी का दूर का इलाका है, कोस्ट से दूर होता है, वहां पर तो फिर भी वाटर जो है और वहां का जो इकोसिस्टम है वो क्लीन है, बट कोस्टल एरियाज पे इसका एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट पड़ रहा है। Now, you might ask, these are natural phenomena and studied in geography, then why in political science? You are right, but these have political consequences and some are global in nature which needs global treatment. तो जैसा कि बात हम कर रहे थे कि ये सब चीजें जनरली हम पढ़ते हैं कि ये नेचुरल फेनोमेना है और ज्योग्राफी में हम इन सब को पढ़ते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है, इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके रीजन भी पॉलिटिकल हो सकते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पॉलिटिकल हो सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए इस सब्जेक्ट के अंदर इसको पढ़ना जरूरी है। Environmental consequences of economic growth has long history and has acquired an increasingly political character from the 1960s onwards. तो जो environmental consequences है, कह रहा है कि उसका economic growth acquired an increasingly political character from the 1960s. जो environmental consequences of economic growth है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो environmental consequences हो रहे हैं, हम जितना अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं, हम जितना हाईटेक टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं, उसका जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज है उसने एक पॉलिटिकल कैरेक्टर ले लिया, उसका नेचर पॉलिटिकल हो गया। कब से? 1960s ऑनवर्ड से। द क्लब ऑफ रोम, अ ग्लोबल थिंक टैंक। देखिए, तो जो क्लब ऑफ रोम है एक ग्लोबल थिंक टैंक है और इसने पब्लिश की थी 1972 में, लिमिट्स टू ग्रोथ ड्रामेटाइजिंग द पोटेंशियल डिप्लीशन ऑफ द अर्थ रिसोर्सेज। इस नाम की एक पब्लिकेशन थी इनकी, जिसके बारे में जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं इस ग्रोथ की वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ जो बात हम कर रहे थे, इनके जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो उसके बारे में इस बुक में ये जो पब्लिकेशन था उसके अंदर बात की गई थी। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप began holding international conferences and promoting detailed studies. Since then, it has become a global issue. It was firmly consolidated at the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro, which is in Brazil in 1992, और इसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशंस जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसने बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की इन एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेके, और इसके साथ ही एक यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुआ जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ, विच इज इन ब्राजील। कहां पर है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। कब हुआ? जून 1992 में। और इसका दूसरा नाम जो है वो अर्थ समिट भी है। 5 years earlier, in the 1987 Brundtland Commission report,
आर कॉमन फ्यूचर। तो एक ब्रिटलिन कमीशन रिपोर्ट आई थी 1987 में जिसका टाइटल था आर कॉमन फ्यूचर, had warned that traditional patterns of economic growth were not sustainable in the long term, especially the demand of the South। यानी कि ये जो रिपोर्ट आई थी इन्होंने जो पब्लिश किया था उसके अंदर लिखा था कि जो हमारा ट्रेडिशनल पैटर्न है किसका, इकोनॉमिक ग्रोथ का। देखिए बार बार ये टर्म आ रहा है, तो मेक श्योर जब आप आंसर लिखें तो बोलें कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्यों, कंसर्न्स कैसे कहाँ से अराइज कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारा अप्रोच है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर उसका जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज है वहां से ये कंसर्न्स इमर्ज हो रहे हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके ये सस्टेनेबल नहीं है, जो हमारा ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं है इन द लॉन्ग टर्म, स्पेशली द डिमांड ऑफ द साउथ। क्यों साउथ की बात कर रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन जो है साउथ में, अफ्रीका में, एशिया में बहुत ज्यादा है और इसीलिए यहाँ का डिमांड जो है वो भी बहुत ज्यादा है। एट द रियो समिट, जिसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल नॉर्थ, यानी जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, हाईली इंडस्ट्रियलाइज, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, उनको हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री या ग्लोबल नॉर्थ ये भी बुलाते हैं। ठीक है, तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आप इनको मेंशन कर सकते हैं, विल मेक योर आंसर लुक गुड। ठीक है, we are pursuing different agenda than the poor and developing countries of the third world called the global south। Now, इनका एजेंडा जो था, जो ग्लोबल नॉर्थ का एजेंडा जो था वो बिल्कुल अलग था जो एजेंडा ग्लोबल साउथ परस्यू कर रहा था उनसे। Whereas the northern states were concerned with ozone depletion and global warming, the southern states were anxious to address the relationship between economic development and environmental management। तो देखिए कैसे कंसर्न अलग था, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि इनका कंसर्न था ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये एक लेवल हाई जाके सोच रहे थे, जबकि जो ग्लोबल साउथ था उसका कंसर्न क्या था, इनको क्या चाहिए था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए था और उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, कि कैसे हमें अपने आप को इकोनॉमिकली ग्रो भी करना है और इन्वायरमेंट को भी मैनेज करना है। तो ये कंसर्न था ग्लोबल साउथ का। द रियो समिट proposed a list of development practices called Agenda 21, but it was left unresolved। तो रियो समिट में एक डेवलपमेंट एजेंडा आया जिसका नाम रखा गया एजेंडा 21, बट इस पे कुछ कॉन्क्रीट नहीं निकल के आया था। लेकिन इसमें एक कंसेंसस था, देयर वाज अ कंसेंसस ऑन कंबाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोलॉजिकल रिस्पांसिबिलिटी, कॉमनली नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एक कंसेंसस बना कि देखो हमें ग्रो तो करना है लेकिन हमें इकोलॉजिकल रिस्पांसिबिलिटी भी उठानी है। तो ये इसके लिए एक टर्म कॉइन किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और कैसे हमें दोनों को साथ लेकर चलना है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ से शुरू होती है। द प्रॉब्लम वाज हाउ एग्जैक्टली दिस वाज टू बी अचीव्ड। सम क्रिटिक्स पॉइंटेड आउट दैट एजेंडा 21 वाज बायस्ड इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रादर देन इंश्योरिंग इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। तो कैसे इसको अचीव करना है, इस सस्टेनेबल ग्रोथ को, इस पे आज भी डिबेट है और अलग अलग कंट्रीज जो हैं, हालांकि एक ब्रॉड डेफिनेशन भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, उसके बावजूद कंट्रीज जो हैं इसके ऊपर आर्ग्यू करती हैं कि दिस कैन नॉट बी आर अप्रोच टू ग्रोथ, क्योंकि हमारी नीड्स डिमांड्स बहुत अलग हैं आपकी कंट्री से। तो ऑफ कोर्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन है उसको वन साइज फिट ऑल के अप्रोच से नहीं चला सकते, यानी कि एक डेफिनेशन पूरी दुनिया के ऊपर लाद दें उससे नहीं चला सकते। उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की जरूरत है कि कैसे हर कंट्री जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने डिमांड और नीड्स के हिसाब से एडजस्ट करती है। इसको लेकर यहाँ पे था बात ये हुई, जो क्रिटिक्स थे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो एजेंडा 21 है वाज बायस्ड इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि एजेंडा 21 जो बातें कर रहा है उसका मतलब ये कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को परस्यू करने की बात कर रहा है, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन की बात नहीं कर रहा है या कम कर रहा है, ज्यादा जो फेवर में इट इज टिल्टेड इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रादर देन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। नाउ पहले जान लेते हैं कि ग्लोबल कॉमन्स होते क्या हैं। कॉमन्स आर दोज रिसोर्सेज व्हिच आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन बट रादर शेयर्ड बाय अ कम्युनिटी। तो ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। कॉमन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप
मेडिवल या एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में भी देखेंगे तो जो गांव की ज़मीन होती थी तो एक बड़ा सा इलाका होता था जो किसी का नहीं होता था, गांव के हर इंसान को एक्सेस होता था उस ज़मीन का, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं देते, तो उस गांव के लिए वो जो थी वो कॉमन्स प्रॉपर्टी हो जाती थी, यानी हर किसी की, जो उस गांव का आदमी है, औरत है, बच्चा है, हर किसी का हक है उस प्रॉपर्टी पे, बट इंडिविजुअली किसी का भी हक नहीं है। Similarly, there are areas or regions of the world which are located outside the sovereign jurisdiction of any one state. तो कह रहे कि जिस तरह से ये अगर नैरो कॉन्सेप्ट में हम करके एक गांव के टर्म्स में देखें तो जैसे वो जमीन का एग्जांपल मैंने दिया, उसी तरह से अगर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, रीजन्स हैं दुनिया में जिसमें किसी एक कंट्री, किसी एक स्टेट का ऑक्यूपेशन या जुरिस्डिक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पैसिफिक ओशन, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि पैसिफिक ओशन पे किस कंट्री का कंट्रोल है, तो आंसर वुड बी कि इट बिलोंग्स टू द एंटायर वर्ल्ड, राइट, क्योंकि पूरी दुनिया में से किसी भी एक देश का हक पैसिफिक ओशन पे नहीं है, पूरी दुनिया का कॉमन जुरिस्डिक्शन है पैसिफिक ओशन पे, एंड देयरफॉर रिक्वायर कॉमन गवर्नेंस बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। दीज आर नोन एज रेस कम्युनिस ह्यूमैनिटेटिस, और इसी को हम ग्लोबल कॉमन्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स अर्थ एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिका, द ओशन फ्लो, द आउटर स्पेस। तो आप जब ग्लोबल कॉमन्स को बताएंगे, एक दो लाइन में डिफाइन करेंगे, तो आप एग्जाम्पल से दे सकते हैं कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो ग्लोबल कॉमन है, उसका किसी भी देश का उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन नहीं है, ऑक्यूपेशन नहीं है। अंटार्कटिका, ओशन फ्लोर एंड आउटर स्पेस, इन सब का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। नाउ कंसेंसस ओवर ग्लोबल प्रॉब्लम्स आर नॉट इजी, however some path breaking initiatives are 1959 However, some path-breaking initiatives are 1959 Antarctic Treaty, 1987 Montreal Protocol and the 1991 Antarctic Environmental Protocol. तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसके थ्रू ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्ट करने का इनिशिएटिव उठाया गया। Now, discovery of ozone hole over the Antarctic in the mid-1980s revealed the opportunity as well as dangers inherent in tackling global environmental problems. तो जो डिस्कवरी हुई ओजोन होल की, ओजोन लेयर, थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन होल जिसको हम कहते हैं 1980s में, इससे क्या हुआ, वहां पे एक अपॉर्चुनिटी भी दिखी एज वेल एज डेंजर्स इनहेरेंट इन द टैकलिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की, किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी थी कि पूरी दुनिया जो है उसके अंदर एक अवेयरनेस आएगा, सारी कंट्रीज जो हैं कोऑपरेट करेंगी टुवर्ड्स कंजर्विंग द ओजोन लेयर, लेकिन साथ ही साथ एक डेंजर भी था कि कैसे करेंगे अगर लोगों के बीच कंसेंसस, कंट्रीज के बीच कंसेंसस नहीं बना, स्टेट्स गवर्नमेंट्स के बीच अगर कंसेंसस नहीं बनता है, देन हाउ डू वी कंजर्व जो प्रॉब्लम हमारे सामने है। Similarly, the history of outer space as a global commons shows that these areas is thoroughly influenced by north-south inequalities. तो जो बात कर रहे थे हम आउटर स्पेस की, तो वहां पे भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं, किसमें, बिटवीन अगर नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से बता देता हूं। अगर ये वर्ल्ड है, दिस इज इक्वेटर विच इज एट 0 डिग्री, तो इसके ऊपर जो कंट्रीज हैं, इसके ऊपर जो कंट्रीज लोकेटेड है, इस इक्वेटर के ऊपर जो कंट्रीज लोकेटेड है उनको हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं। इस इक्वेटर के साउथ में, यानी कि इस इक्वेटर के नॉर्थ में जो कंट्रीज है उनको हम नॉर्थ या ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, और इस इक्वेटर के साउथ में जो कंट्रीज हैं उनको हम ग्लोबल साउथ या साउथ कहते हैं सिंपली। तो ये इनइक्वालिटी क्या है कि ग्लोबल नॉर्थ जो है वो बहुत डेवलप्ड इलाका है दुनिया का, और इस वजह से उनके सैटेलाइट्स हैं, उनके बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो आउटर स्पेस में है, जबकि जो ग्लोबल साउथ है उसके पास वो टेक्नोलॉजीज भी नहीं है और वो बहुत पुअर कंट्रीज है और वो बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है अभी। तो इसलिए ये जो इनइक्वालिटीज, नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटीज,
इन टर्म्स ऑफ आउटर स्पेस की बात कर रहा है तो आउटर स्पेस पे ज्यादा जो है डोमिनेशन जो है वो नॉर्थ का है, और इसी टर्म्स में इनइक्वालिटी की बात यहाँ पर हो रही है. As with the Earth's atmosphere and the ocean floor, the crucial issue here is technology and industrial development, जिसकी बात मैंने आपसे कही. Because the benefits of exploitative activities in outer space are far from being equal either for the present or future generations. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. Commons but differentiated responsibility. तो CBDR इसको हम कहते हैं, ऐसे लिखते हैं CBDR. आप एक बार जब फुल फॉर्म लिख देंगे तो उसका अब्रिविएटेड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, CBDR ऐसे करके अपने आंसर में. Now, the developing countries of the South feel that much of the ecological degradation in the world is the product of industrial development undertaken by the developed countries, so they must have more responsibilities. Now, common but differentiated responsibility क्या है? Responsibility common है, but differentiated भी है. यानी कि हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इकोलॉजी को, एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, बट जिम्मेदारी किसकी कितनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस कंट्री की कितनी होगी, उसमें डिफरेंशिएशन है. हर कंट्री को एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती. क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल साउथ है उनका मानना है कि जो ग्लोबल नॉर्थ है उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पे बहुत पहले हो गया, उन्होंने एनवायरनमेंट को और जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा अर्थ है, उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और एनवायरनमेंट को पल्यूट किया. तो उन्होंने, और पिछले 200-250 सालों से वो करते आ रहे हैं. ग्लोबल साउथ बहुत लेट जाके अभी पिछले 30-40 सालों से जाके उसने इस एरेना में एंटर किया है, इस एस्पेक्ट में कि जहाँ पे वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है और जिसकी वजह से पोल्यूशन भी हो रहा है. तो इनका मानना कि जिसने 250 साल पहले से पोल्यूट किया है और जो 30 सालों से पोल्यूट कर रहा है, उनके बीच में कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती. कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसी की बात यहाँ पर हो रही है. The developing countries are in the process of industrialization and must not be subjected to same restrictions. तो जो restrictions आज हम बात कर रहे हैं, जब CBDR की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जो restrictions हम ग्लोबल नॉर्थ के ऊपर लगाना चाहते हैं वो ग्लोबल साउथ के ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ ने एक लेवल अचीव कर लिया है डेवलपमेंट का. वो अब इसलिए हम उनको डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि ग्लोबल साउथ जो है वो या तो डेवलपिंग है या लीस्ट डेवलप्ड है, और उसका प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी बहुत 2-3 डेकेड पहले ही शुरू हुआ है, या कहीं कहीं पर तो अभी जाकर पिछले 5 सालों में या 10 सालों में शुरू हुआ है. तो वो बहुत पीछे हैं, और इसीलिए जो रिस्ट्रिक्शंस ग्लोबल नॉर्थ के ऊपर है वो ग्लोबल साउथ के ऊपर नहीं होनी चाहिए. Thus, the special needs of developing countries must be taken into account in the development, application and interpretation of rules of international environmental law. तो जो मैंने आपको बात बताई कि वही बातें यहाँ पर भी की जा रही हैं. Now, this was accepted in the Rio Declaration at Earth Summit in 1992 and is called the principle of common but differentiated responsibility. So, I hope कि आपको CBDR समझ में आ गया होगा. 1992 UNFCCC also provides that the parties should act to, तो UNFCCC इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. तो 1992 UNFCCC also provides that parties should act to protect the climate system on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. For example, इंडिया को हम कंपेयर नहीं कर सकते यूएस के लेवल से, क्योंकि इंडिया का अगर हम इंडिया का पर कैपिटा देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कितना होता है, तो यूएस के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है. ऑफ कोर्स क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हम इसको कंबाइन करके देखेंगे ओवरऑल तो वो काफ़ी ज़्यादा होगा, बट पर कैपिटा बहुत कम है, विच मीन्स कि अभी वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड. तो यही बात कर रहे हैं यहाँ पे भी UNFCCC जो है उसके अंदर यही बात हो गई थी कि आपकी जितनी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है. द पार्टीज टू द कन्वेंशन agreed that the largest share of greenhouse gases has originated in developed countries. It was also acknowledged that per capita emissions in developing countries are still relatively low. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे पर कैपिटा एमिशन जो है वो अभी भी बहुत लो है व्हेन कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज. और इसी वजह से
ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे एक अग्रीमेंट 1992 में हुआ था। चाइना, इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कुछ कंडीशंस थी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनके लिए कंडीशंस अलग थे, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनके लिए कंडीशंस अलग थे। Which is an international agreement setting targets for industrialized countries to cut their greenhouse gas emissions. किस लिए था? ताकि हम अपना ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन जो है उसको हम कम कर सकें, कट डाउन कर सकें। अगर हम टोटली रिप्लेस कर दें देन इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो इसी वजह से क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था। नाउ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज देख लेते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स कॉमन प्रॉपर्टी फॉर द ग्रुप, यानी कि वो सारे लोगों को बिलोंग करती है। अंडरलाइन नॉर्म हियर इज दैट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव बोथ राइट्स एंड ड्यूटीज विद रिस्पेक्ट टू नेचर, लेवल्स ऑफ यूज एंड द मेंटेनेंस ऑफ अ गिवन रिसोर्स। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कौन कौन से होते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबकी ड्यूटी होती है, सबके राइट्स होते हैं, किसकी चीजों को लेकर? विद रिस्पेक्ट टू नेचर, लेवल आपके उसका नेचर क्या है, लेवल ऑफ यूज क्या है, मेंटेनेंस कैसे होगा उस गिवन रिसोर्स का, इन सब को लेके। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइवेटाइजेशन, एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन हैव कॉज्ड कॉमन प्रॉपर्टी टू dwindle इन साइज, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी टू द पुअर। तो अगर पूछा जाएगा कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के डिक्लाइन का कारण क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? प्राइवेटाइजेशन, agricultural intensification, population growth and ecosystem degradation have caused common property to dwindle। और इन फैक्टर्स के अलावा और भी बहुत फैक्टर्स हो सकते हैं, बट मेनली ये चार फैक्टर्स हैं: प्राइवेटाइजेशन, एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। इसकी वजह से जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं दे हैव dwindled in size, quality and availability to the poor। The institutional arrangement for the actual management of the sacred groves on state-owned forest land appropriately fits the description of a common property regime. Along the forest belt of South India, sacred groves have been traditionally managed by village communities। तो sacred groves की बात करते हैं, ये कुछ जंगल होता है जिसको वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग sacred मानते हैं, इसीलिए इसको sacred groves कहते हैं। और इसको जो विलेज कम्युनिटी है, नियर बाई विलेज कम्युनिटी जो है, वहाँ पे जो पूरा का पूरा वो ग्रुप है वो जॉइंटली मैनेज करता है, इसको मेंटेन करता है, मेक्स श्योर कि इसको कोई हार्म ना हो, ये जो सेक्रेड ग्रुप है, क्योंकि उनके लिए वो सेक्रेड होता है। इसको हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के लिए। इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। अब देख लेते हैं इंडिया का स्टैंड क्या है। अपने देश के बारे में सबको पता होना चाहिए, डिफरेंट इंटरनेशनल इश्यूज पे हमारे देश का स्टैंड क्या है। इंडिया साइन एंड रेटिफाइड 1997 क्योटो प्रोटोकॉल इन अगस्त 2002। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल कब बना? 1997 में इंडिया ने साइन किया और रेटिफाई किया। साइन करना जरूरी होता है और साइन के साथ साथ रेटिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सिग्नेटरी होने से आपका लीगल इम्प्लीकेशंस इंटरनेशनल लॉ में नहीं होता है, तो इसीलिए सिग्नेचर भी होना चाहिए और रेटिफिकेशन भी होना चाहिए किसी भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को आप साइन करते हैं। तो कब किया इंडिया ने साइन? इन अगस्त 2002 and were exempted from the requirements of protocol because their contribution to carbon emission was not significant। क्यों? क्योंकि हमारा जो emission था वो significant नहीं था compared to the standards levels जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ले डाउन किए गए थे जो लेवल्स, उसके हिसाब से हमारा सिग्निफिकेंट नहीं था जितना ग्रीन हाउस गैस या कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो हम एमिट कर रहे थे। At the G8 meeting in 2005, India pointed out that the per capita emission rates of the developing countries are a tiny fraction of those in the developed world। तो जिसकी बात हमने पहले भी की कि हमारा जो डेवलपिंग कंट्रीज का पर कैपिटा इमिशन है ऑफ ग्रीन हाउस गैस, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसकी बात करें तो वो बहुत कम है, मिनिस्क्यूल है कंपेयर टू डेवलप्ड वर्ल्ड। फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, the major responsibility of curbing emission rests with the developed countries। तो इसीलिए कहा गया कि जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कर्ब करने की, वो किसकी होनी चाहिए? डेवलप्ड कंट्रीज की। Now, India's international negotiating position relies heavily on principles of historical responsibility। तो common but differentiated responsibility
का बेसिस जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा मैंने पहले कहा कि जो ग्लोबल नॉर्थ था वो 250 साल 200 साल पहले से इंडस्ट्रियलाइज उसने अपने को करना शुरू कर दिया था, जबकि ग्लोबल साउथ में इट इज अ रिलेटिवली न्यू प्रोसेस। इसी वजह से इसी को हम कहते हैं हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां से कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आया। एज एनश्राइन्ड इन UNFCCC, this acknowledges that developed countries are responsible for most historical and current greenhouse emissions। अब देखिए, जो किसी ने अगर 250 साल पहले से ग्रीन हाउस गैस इमिट करना, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करना शुरू किया है, तो ऑफकोर्स उसका कंट्रीब्यूशन कहीं ज्यादा होगा कंपेयर टू समबडी या कंपेयर टू सम कंट्री जिसने ये 20 साल या 30 साल या 40 साल पहले जहां पे ये प्रोसेस शुरू हुआ है। And emphasizes that economic and social development are the first and overriding priorities of the developing country parties। तो और फिर बाद में ये आर्ग्यू किया जाता है कि अभी जो है डेवलपिंग कंट्री पार्टीज जो है क्योटो प्रोटोकॉल की, उनका अभी एम्फेसिस कहाँ होना चाहिए, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पे, ना कि पोल्यूशन को या ग्रीन हाउस गैस या कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कर्व करने पे। ये प्रायोरिटी नहीं हो सकती डेवलपिंग कंट्रीज की। India's wary of recent discussions about binding commitments on rapidly industrializing countries to reduce emissions, which India feels contravenes the spirit of UNFCCC, because the country's rise in per capita carbon emission by 2030 is likely to still represent less than half the world average of 3.8 tons in 2000। It is just a fact। आप इस फैक्ट को अगर इफ यू रिमेंबर इट वेल और एग्जाम में अपने आंसर में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। Indian emissions are predicted to rise from 0.9 tons per capita in 2000 to 1.6 tons per capita in 2030, जो कि अभी भी जो ग्लोबल नॉर्थ में जो एमिशंस है पर कैपिटा उससे बहुत कम है। तो अभी हमारे यहाँ पर कैपिटा 0.9 है, जो कि बाय 2030 इट विल राइज टू 1.6 tons per capita। India is already participating in global efforts। For example, India's national auto fuel policy mandates cleaner fuels for vehicles। तो ऐसा नहीं कि इंडिया कोशिश नहीं कर रहा है, इंडिया भी इस ग्लोबल एफर्ट में कि जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ जो इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी हमने चूज की है, पूरी दुनिया ने चूज की है, तो जो उसके इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस उसको कर्व करने में इंडिया का कोई रोल नहीं है, दैट वुड बी रॉन्ग टू से। तो इंडिया ने क्या किया, उसका एक एग्जाम्पल नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी। क्यों? क्लीनर फ्यूल्स के लिए। तो हम ब्लेंडेड पेट्रोल्स इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जोर दे रहे हैं, तो इस तरह की चीजें इंडिया कर रहा है। द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 आउटलाइंस इनिशिएटिव्स टू इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। तो एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए भी हमने काम कर रहे हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 इनकरेज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी पे इंडिया में काफी जोर दिया जा रहा है। अ रिव्यू ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट्स at the Earth Summit in Rio was undertaken by India in 1997। तो एक रिव्यू करने की कोशिश की गई कि जो अग्रीमेंट्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेके। One of the key issue was that no meaningful progress with respect to transfer of new and additional financial resources and environmentally sound technology in concessional terms to developing nations। तो जब ये रिव्यू किया गया तो पाया गया कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ना तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज पास ऑन कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, जिसकी वजह से वो क्लीनर एनर्जी, एफिशिएंट एनर्जी की तरफ बढ़े, ना ही वो जो साउंड टेक्नोलॉजी है, कौन सी, इन्वायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी, जिससे हम इन्वायरमेंट में का कम से कम नुकसान कर सकें, हमारे इमिशंस कम हो सकें, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस कम हो सकें, ऐसी इन्वायरमेंटल साउंड टेक्नोलॉजी हम यूज करें। तो जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो पास ऑन नहीं कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज को ये टेक्नोलॉजी, ना ही फंडिंग कर रही हैं। India is also the view that SAARC countries should adopt a common position on major global environmental issues so that the region's voice carries greater weight। Now, इसके साथ ही इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि जो सार्क कंट्रीज है वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके बात रखें अपनी, ताकि देखिए अकेले अकेले अगर एक कोई डेवलपिंग कंट्री कोई बात बोलेगी तो शायद उसकी बातों का वो वैल्यू ना हो, वो वेट ना हो जो होना चाहिए। और इसीलिए कह रहे हैं कि अगर हम साथ आकर अपनी कंसर्न्स को रखें तो शायद दुनिया जो है वो इसको सुने, स्पेशली जो ग्लोबल नॉर्थ के डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हमारी बात पे ज़्यादा ध्यान दें। Environmental movements, one or many।
Some of the most significant responses to environmental degradation have come not from the governments but rather from groups of environmentally conscious volunteers. क्या कह रहा है, जैसे कि जो सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स है किसको, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसके सबसे सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स जो है वो गवर्नमेंट से नहीं आया है बट किससे आया है, एनवायरमेंटली कॉन्शियस वॉलंटियर्स, इनसे ज्यादा आया है. सम ऑफ देम वर्क एट द इंटरनेशनल लेवल बट मोस्ट ऑफ देम वर्क एट द लोकल लेवल. तो ज्यादा से इसमें से ज्यादा लोग जो हैं वो कहाँ पे काम करते हैं, लोकल लेवल पे. बहुत कम है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं. These environmental movements are amongst the most vibrant, diverse and powerful social movements where new forms of political action are born or reinvented. तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे हैं. फ्यू एग्जाम्पल्स, जैसे फॉरेस्ट मूवमेंट्स ऑफ साउथ. कहाँ पे, साउथ का मतलब साउथ इंडिया नहीं, जो मैंने आपको मैप पे जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, जो इक्वेटर के साउथ में जो कंट्रीज हैं उनकी बात कर रहा है. सो इन मेक्सिको, चिली, ब्राजील, Malaysia, Indonesia, continental Africa and India are faced with enormous pressures. तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट मूवमेंट है उसके ऊपर enormous pressure है. Forest clearing in the third world continues at an alarming rate despite 3 decades of environmental activism. तो जो environmental activism है वो इन countries में पिछले 2-3 decades से चल रहा है, उसके बावजूद फॉरेस्ट क्लियरिंग जो है it is happening at an alarming rate. बहुत तेजी से दुनिया के जो जंगल है वो काटे जा रहे हैं. The destruction of the world's last remaining grand forests has actually increased in the last decade. The mineral industries of the south are now open to MNCs. तो फॉर एग्जांपल जो अमेजन फॉरेस्ट है, कहा जा रहा है कि अलार्मिंग रेट पे वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और जो मिनरल रिच साउथ के एरियाज हैं स्पेशली अफ्रीका के अंदर, वो दे हैव बीन ओपन टू MNCs, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, फॉर देम टू एक्सप्लॉइट दीज रिसोर्सेज. The mineral industry's extraction of earth, its use of chemicals, its pollution of waterways and lands, its clearance of native vegetation, its displacement of communities, amongst other factors, continue to invite criticism and resistance in various parts of the globe. तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं साउथ के अंदर, ग्लोबल साउथ के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें, जो इंडस्ट्री, मिनरल इंडस्ट्री, उसका एक्सट्रैक्शन ऑफ द अर्थ जो हो रहा है, उसका यूज़ ऑफ केमिकल, जो पानी को लगातार जो सोर्सेज ऑफ वाटर हैं उनको पल्यूट किया जा रहा है, लैंड को पल्यूट किया जा रहा है, जो नेटिव वेजिटेशन है वहाँ का उसको क्लियर किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट, लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे. ये सब जो है क्रिटिसिज्म इसी वजह से इनका होता है. One good example is that of the Philippines, where a vast network of groups and organizations campaigned against the Western Mining Corporation. तो एक एग्जाम्पल है फिलीपींस पर, जहाँ पे एक कॉर्पोरेशन है वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, वहाँ पे लोग साथ है, बहुत सारे ग्रुप साथ है, और उन्होंने रेजिस्ट किया, और यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन ने कैंपेन किया अगेंस्ट वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन. Another group of movements are those involved in struggle against mega dams. तो देखिए, एक जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन का, दूसरा एग्जाम्पल है जो मेगा डैम्स बन रहे हैं दुनिया भर में, उसके अगेंस्ट एक प्रो रिवर मूवमेंट चल रहा है, एंटी मेगा डैम मूवमेंट चल रहा है. उनका कहना है कि डैम्स बड़े नहीं होने चाहिए, डैम्स छोटे छोटे होने चाहिए. जो बड़े डैम्स होते हैं वो रिवर के फ्लो को अफेक्ट करते हैं, जो रिवर की इकोलॉजी है उसको अफेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ एक हजार्ड है कि किसी दिन अगर वो डैम जो है वो बर्स्ट कर जाता है, टूट जाता है किसी वजह से, तो हजारों लाखों लोग और बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है उसका लॉस हो सकता है. तो इनको प्रो रिवर मूवमेंट भी कहा जाता है. The early 1980s saw the first anti-dam movement launched in the north, namely कहाँ पे, फ्रैंकलिन रिवर को लेके, जो कि कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में. तो फ्रैंकलिन रिवर को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में जो पहला जो प्रो रिवर या एंटी डैम मूवमेंट जिसको हम कहते हैं वो स्टार्ट हुआ था यहाँ पर. इंडिया हैज हैड सम ऑफ द लीडिंग एंटी डैम प्रो रिवर मूवमेंट्स. तो इंडिया के अंदर से अगर हमको एग्जांपल लेना है तो हम सभी नाम जानते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इट्स अ वेरी फेमस प्रो रिवर मूवमेंट या एंटी डैम मूवमेंट. तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का एग्जाम्पल आप इंडिया से दे सकते हैं. रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं. रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स किस चीज की बात करता है कि हु गेट्स व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, किसको कब, कहां, कैसे, क्या मिलेगा, इसकी बात करता है रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स.
Western geopolitical thinking about resources has been dominated by the relationship of trade, war and power, at the core of which were overseas resources and maritime navigation. तो जो वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल थिंकिंग है उसका मानना था और कि जो रिलेशनशिप था किसके बीच में, तो जो वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल थिंकिंग थी उसका मानना था कि, और उनकी जो थिंकिंग है वो डोमिनेट कर रही थी किस चीज को लेके, रिलेशनशिप ऑफ ट्रेड, वॉर एंड पावर। किस लिए? ताकि जो ओवरसीज रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया आए और इंडिया के रिसोर्सेज को यूज किया अपने आप को एनरिच करने के लिए, और इसी तरह से अलग अलग वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज दुनिया के अलग अलग कोनों में गई और वहां पे कॉलोनीज बनाई। कॉलोनीज के लोग गरीब होते चले गए और ये जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी वो रिच होती चली गई क्योंकि उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया। एग्जाम्पल, एक्सेस टू टिम्बर इन 17th सेंचुरी, ऑयल ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्सेट्रा। तो ये सब इसके रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स के एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं। थ्रू आउट द कोल्ड वॉर, द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ adopted a number of methods to ensure a steady flow of resources. तो जो कोल्ड वॉर था उसमें जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थी उन्होंने बहुत सारे मेथड्स ट्राई किए ताकि एक स्टेडी फ्लो ऑफ रिसोर्सेज बना रहे लगातार, ताकि वो अपनी सुप्रीमेसी जो है वो वर्ल्ड के ऊपर दिखा सके। These included deployment of military forces, commutation lanes, stockpiling facilities, prop up friendly government, support to MNCs, favorable agreements, etc. तो ये कुछ तरीके थे जिसके थ्रू वो ये स्टडी फ्लो ऑफ रिसोर्सेज को मेंटेन करते थे। Now, traditional Western strategic thinking remained concerned with access to supply, which might be threatened by the Soviet Union. But eventually क्या होता है कि जो है वो सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर कब खत्म हुआ? जैसे ही सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट करता है तो कोल्ड वॉर भी खत्म हो जाता है। After the end of the Cold War and the disintegration of the Soviet Union, the security of supply continues to worry government and business decisions with regard to several minerals, in particular radioactive materials. तो जब सोवियत यूनियन टूट जाता है फिर भी ये स्टडी फ्लो ऑफ रिसोर्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वेस्टर्न कंट्रीज जो ग्लोबल नॉर्थ है उन वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं वो किसी ऐसे कंट्री या किसी ऐसे ग्रुप के हाथ में ना लग जाए which might pose a threat to the entire world। तो ये इनके लिए एक अलग सा कंसर्न अभी भी है। The global economy relied on oil for much of the 20th century, और इसकी वजह से हमें पता है कि जो हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो है वो हिस्ट्री ऑफ वॉर है एंड स्ट्रगल है। तो पेट्रोलियम के लिए पूरी दुनिया में जंग हुआ था और पूरी दुनिया किसी ना किसी बहाने से जो बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं वो हमेशा चाहती हैं कि उनके पास एक स्टडी फ्लो ऑफ पेट्रोलियम बना रहे, जिसकी वजह से वो कभी फ्रेंडली गवर्नमेंट जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है अगर वो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करती है तो वो उस गवर्नमेंट को टॉपल कर देते हैं और एक फ्रेंडली गवर्नमेंट को वहाँ पे ले आते हैं, या फिर सीधे सीधे अटैक कर देते हैं और इस देश के ऊपर कब्जा कर लेते हैं टू मेंटेन दिस स्टडी फ्लो ऑफ पेट्रोलियम। एंड नाउ वेस्ट एशिया, स्पेसिफिकली द गल्फ रीजन, सऊदी अरब, कतर, इस तरह के जो कंट्रीज हैं, अकाउंट्स फॉर अबाउट 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन। देखिए ये कंट्रीज जो हैं ये ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन का 30% प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो दुनिया का 64% रिजर्व जो है वो इन्हीं कंट्रीज के पास है। एंड देयरफॉर द ओनली रीजन एबल टू सैटिस्फाई एनी सब्सटैंशियल राइज इन ऑयल डिमांड। तो क्योंकि इनके पास दुनिया का 64% ऑयल रिजर्व है तो अगर कितना भी डिमांड बढ़ जाए तो ये अपने डिमांड को एटलीस्ट मीट कर सकते हैं, और इसीलिए इन कंट्रीज के ऊपर जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो हमेशा अपना इन्फ्लुएंस लगाती हैं। कभी यहाँ पर वॉर लड़ाई करती हैं, कभी यहाँ पर जो एंटी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स होती हैं उन गवर्नमेंट्स को टॉपल करने की कोशिश करती है, फ्रेंडली गवर्नमेंट्स को लाने की कोशिश करती है। तो ये सब मेथड्स वो लगाते हैं। वाटर इज अनदर क्रूशियल रिसोर्स दैट इज रेलेवेंट टू ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो क्या है कि हमें पता है पानी कितना जरूरी है हम सबके लिए, तो वाटर जो है एक क्रूशियल रिसोर्स है और ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा भी है। ये कैसे? रीजनल वेरिएशंस एंड इंक्रीजिंग स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड point to the possibility of disagreements over shared water resources as a leading source of conflicts in the 21st century। तो कहा जा रहा है कि 21st century में
बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी पानी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जो है वो रिवर जो वाटर शेयरिंग डिसएग्रीमेंट जो हो, उस वजह से लड़ाई हो सकती है इनके बीच में। स्टेट्स हैव यूज्ड फोर्स टू प्रोटेक्ट और सीज फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, तो वो अपना फोर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो फ्रेश वाटर रिसोर्स है उनके पास बना रहे। तो एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वायलेंस इंक्लूड दोज बिटवीन इजराइल, सीरिया एंड जॉर्डन इन 1950s एंड 60s। तो इजराइल और सीरिया और जॉर्डन के बीच में 1950s एंड 60s में इसी बात को लेके लड़ाई हुई थी। किस बात को लेके? डाइवर्ट करना था वाटर फ्रॉम द जॉर्डन एंड यारमुक रिवर एंड द रीसेंट थ्रेट्स बिटवीन टर्की, सीरिया एंड इराक ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन द यूफ्रेट्स रिवर। तो इन सब रिवर के ऊपर ये डिफरेंट कंट्रीज जो हैं, सेट ऑफ कंट्रीज, ये अपना इन्फ्लुएंस लगाना चाहते हैं कि हमें इस रिवर का ये जो वाटर रिसोर्स है वो हमें ज़्यादा मिल सके, और इसी कारण से इनके बीच में लगातार जो है जो डिसएग्रीमेंट्स है उसकी वजह से पावर स्ट्रगल चलता रहता है ताकि फ्रेश वाटर के ऊपर इनका कब्जा हो सके। A number of studies show that countries that share rivers, and many countries do share rivers, are involved in military conflicts with each other. जैसे इंडिया और पाकिस्तान के पास भी ऐसी रिवर है और इसीलिए हमने इंडस वाटर ट्रीटी भी साइन किया पाकिस्तान के साथ। वी आर ट्राइंग टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस की एक पहले तो कि लड़ाई ना हो पाकिस्तान से, और इन केस लड़ाई हो भी जाए तो वाटर पे कोई लड़ाई ना हो, ताकि जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो पाकिस्तान को मिलता रहे और जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर डिसाइड हुआ है हमारा हिस्सा वो हमें लगातार मिलता रहे। इंडिजिनस पीपल की बात कर लेते हैं, देयर राइट्स। कौन होता है इंडिजिनस पीपल? यूएन डिफाइंस इंडिजिनस पॉपुलेशंस as comprising the descendants of a people who inhabited the present territory of a country at the time when persons of a different culture or ethnic origin arrived there from other parts of the world. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था इस तरह का कि जब वहाँ पे वाइट पीपल पहुंचे तो वहाँ के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे उनको उन्होंने मर्सिलेसली दे वर किल्ड द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और इसी तरह से दुनिया के हर इलाके में हुआ है जहाँ पर जो इंडिजिनस पीपल हैं उनको डिस्प्लेस किया गया है, दे हैव बीन किल्ड इन लैक्स, और उनको उनके इलाके पर कब्जा कर लिया गया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, what are common interests of approximately 30 crore indigenous peoples spread throughout the world including India। तो कह रहा है कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट कितने हैं? 30 करोड़ लोग जो ऐसे हैं जो जिनको हम इंडिजिनस पीपल कहते हैं, जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं इंक्लूडिंग इंडिया। लाइक अदर सोशल मूवमेंट्स, इंडिजिनस पीपल स्पीक ऑफ देयर स्ट्रगल्स, देयर एजेंडा एंड देयर राइट्स। तो इंडिजिनस पीपल का भी अपना मूवमेंट चल रहा है सो दैट उनके राइट्स को कोई हार्म ना पहुंचा सके। इंडिजिनस पीपल ऑक्यूपाई एरियाज इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इन इलाकों में इंडिजिनस पीपल पाए जाते हैं। Many of the present day island states in the ocean including Australia and New Zealand were inhabited by Polynesian, Melanesian and Micronesian people over the course of thousands of years। तो यहाँ पर जो white settlers आए कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, उसके बहुत पहले हजारों सालों से वहाँ पर माइक्रोनेशियन, पॉलिनेशियन और मेलेनेशियन लोग रह रहे थे, जो कि ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के इलाके के। Since time immemorial is a phrase used by indigenous people all over the world to refer to their continued occupancy of the lands from which they originate। तो अगर आप इंडिजिनस पीपल का हिस्ट्री पढ़ें, उनसे बात करें, तो वो कहते हैं कि सिंस टाइम इमेमोरियल, वो ये नहीं कहते कि हम यहाँ पे 200 सालों से रह रहे हैं या यहाँ पे हम 500 सालों से रह रहे हैं, कहते हैं सिंस टाइम इमेमोरियल। दिस इज द फ्रेज दैट दे यूज, ये बताने के लिए कि यहाँ पर दे वर द फर्स्ट सेटलर्स, वो हमेशा से इसी जगह पर रह रहे थे। In India, the description indigenous people is usually applied to scheduled tribes। तो हमारे यहाँ scheduled tribes हैं, उनके लिए indigenous people term use किया जाता है। Most indigenous populations in India depend for their subsistence primarily on the cultivation of land। तो जो indigenous population है हमारे इंडिया के अंदर, उनका subsistence कैसे चलता है, वो अपने आप को sustain कैसे करते हैं? Land cultivation के थ्रू। For centuries, if not millennia, they had free access to as much land as they could cultivate। तो उनको फ्री एक्सेस था उतने लैंड का जितना लैंड वो कल्टिवेट कर सकते थे। बट जब से ये ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो उन्होंने उनके उस इलाके पर, उस ज़मीन पर
कब्जा कर लिया और अपने इंटरेस्ट के लिए उस लैंड को यूज करना शुरू कर दिया. Although they enjoy constitutional protection in political representation, they have not got much of the benefits of development in the country. तो ये कहा जा रहा है कि जो ये इंडिजिनस पीपल हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इंडिया के, उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन तो मिला हुआ है इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की. उनके लिए लोकसभा में और जो स्टेट असेंबलीज हैं उनके यहाँ नंबर ऑफ सीट्स फिक्स कर दी गई हैं, गवर्नमेंट रिजर्व कर दी गई हैं. जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें भी उनको थोड़ी रिजर्वेशंस दी गई है. बट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ पे आज भी वो गायब हैं. आज भी मोस्ट ऑफ दीज इंडिजिनस पीपल यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो बहुत गरीब हैं और मेन स्ट्रीम से बहुत कटे हुए हैं. Issues related to rights of the indigenous communities have been neglected in domestic and international politics for very long. So इनके जो issues हैं वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसके अंदर इनके इश्यूज को ज़्यादा वैल्यू आज तक नहीं दिया गया था. ड्यूरिंग द 1970s, growing international contacts among indigenous leaders from around the world aroused a sense of common concern and shared experiences. और जब इनके बीच में अराउंड 1970s कह रहा हूँ, जो दुनिया भर के इंडिजिनस लीडर्स हैं इनके बीच में जब कम्युनिकेशन बढ़ने लगा, कॉन्टैक्ट बढ़ने लगा, तो उससे क्या हुआ, उन्होंने अपने कॉमन कंसर्न और जो एक्सपीरियंसेस थे वो शेयर करना शुरू किए. द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल्स वाज फॉर्म्ड इन 1975. द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल्स वाज फॉर्म्ड इन 1975. क्यों ये इंपॉर्टेंट है? द काउंसिल बिकेम subsequently the first of 11 indigenous NGOs to receive कंसल्टेटिव स्टेटस इन द यूएन. ये बहुत बड़ी बात होती है कंसल्टेटिव स्टेटस पाना यूनाइटेड नेशंस के अंदर. तो जो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल्स जो है उसको फॉर्म किया गया 1975 के अंदर, और काउंसिल जो है वो बना फर्स्ट ऑफ 11 इंडिजिनस एनजीओज टू रिसीव कंसल्टेटिव स्टेटस इन द यूनाइटेड नेशंस. और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है यूनाइटेड नेशंस के अंदर कंसल्टेटिव स्टेटस पाना. और इस तरह से ये अपने दुनिया भर के जो इंडिजिनस लोग हैं उनके राइट्स को लेके अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं. उनके जो कंसर्न्स हैं उनके साथ उनके राइट्स को जो हार्म पहुंच रहा है उसके बारे में बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी, और दुनिया भर में ये एडवोकेसी भी करते हैं इंडिजिनस पॉपुलेशन के कंसर्न्स को लेके. सो दैट वाज ऑल इन दिस चैप्टर फॉर अस टू लर्न. इसके साथ आपको नोट्स भी मिलेगा. मेक श्योर आप जब ये वीडियो देखें तो नोट्स आपके सामने हो, सो दैट यू लर्न बेटर एंड यू सिक्योर गुड मार्क्स इन द एग्जाम. आज के लिए इतना ही. बहुत जल्दी आपके लिए एक और नया चैप्टर लेकर आऊँगा. तब तक के लिए थैंक यू.